आज हमारे सामने मन्नू भंडारी का आत्मकथ्य एक कहानी ये भी के कुछ पन्ने हैं। जी। ये सिर्फ एक मशहूर लेखिका की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर के उबलते हुए भारत, एक टूटते जुड़ते परिवार और एक लड़की के अपनी पहचान बनाने के तूफानी सफर की दास्तान है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, नहीं। बल्कि उन जड़ों को समझना है जिनसे मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व और उनका लेखन एक तरह से सींचा गया। हाँ। उनके घर के अंदर का तनाव, उनके पिता का वो बेहद जटिल स्वभाव और बाहर आज़ादी के आंदोलन का माहौल, ये सब मिलकर कैसे एक शख्सियत को गढ़ते हैं, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से जहां ये कहानी शुरू होती है। मन्नू जी बताती हैं कि घर की ऊपरी मंजिल उनके पिता का साम्राज्य थी, मतलब चारों तरफ सिर्फ किताबें, पत्रिकाएं और अखबार। हाँ, एक ऐसा साम्राज्य जहां वो या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। और उसके ठीक नीचे, और उस साम्राज्य के ठीक नीचे पहली मंजिल पर एक और दुनिया थी, उनकी माँ की दुनिया, जहां ना कोई किताब थी, न कोई बहस, बस सबकी इच्छाओं और आज्ञाओं का पालन करने की एक अटूट जिम्मेदारी थी। 2 मंजिलें, 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं। ये तो घर के अंदर के बंटवारे जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। पिता के बारे में वो लिखती हैं कि वो इंदौर में बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, कांग्रेस से जुड़े थे, समाज सुधार का काम भी करते थे। जी। फिर अजमेर में ऐसा क्या हुआ कि वो इतने शक्की और क्रोधी हो गए? इसकी वजह एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका था। देखिए, इंदौर में उनका रुतबा था, मान सम्मान था, लेकिन किसी अपने ने ही उन्हें ऐसा धोखा दिया कि उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा। अच्छा। यहाँ आकर उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एक बहुत बड़े काम में लगा दी, एक अंग्रेजी हिंदी विषयवार शब्दकोश तैयार करने में। शब्दकोश? हाँ, और अपनी तरह के ये पहला और अकेला शब्दकोश था। अपनी तरह का पहला, मतलब उस वक्त ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर पैसा नहीं दिया। और यही गिरती आर्थिक हालत उनकी चिढ़ और गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन गई। तो सोचिए, उनकी वो नवाबों वाली आदतें, बड़े बड़े सपने जो अधूरे रह गए, और हमेशा टॉप पर रहने के बाद अब वो हाशिए पर थे। बिल्कुल। ये सारी फ्रस्ट्रेशन, ये सारा गुस्सा वो बेचारी माँ पर ही निकालते थे। और माँ, मन्नू भंडारी उनके बारे में लिखती हैं कि उनमें धरती से भी ज्यादा धैर्य था। वो पिता की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर फरमाइश को अपना फर्ज समझकर पूरा करती थी। और ये बात मन्नू भंडारी के लिए बहुत अहम है। वो अपनी माँ से हमदर्दी तो रखती हैं, लेकिन उनके इस त्याग को, इस सहनशीलता को कभी अपना आदर्श नहीं बना पाती। वो साफ लिखती हैं कि निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका ये त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। अच्छा। यहीं से हमें उनके अंदर के विद्रोही स्वभाव की पहली झलक मिलती है। वो उस बेचारगी से भरे त्याग को स्वीकार नहीं कर पाती। तो एक तरफ पिता का रौब और गुस्सा, दूसरी तरफ माँ का वो असहाय त्याग, इन दोनों के बीच एक बच्चे का मन कैसे आकार ले रहा होगा, खासकर जब पिता का बर्ताव इतना अजीब हो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी उनके बचपन की एक बहुत गहरी गांठ है। वो क्या? वो बेझिझक लिखती हैं, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। और उनके पिता की सबसे बड़ी कमजोरी थी गोरा रंग। वो हमेशा मन्नू की तुलना उनकी 2 साल बड़ी खूबसूरत गोरी और स्वस्थ बहन सुशीला से किया करते थे। ये तो बहुत चुभने वाली बात है। बचपन में ऐसी तुलना किसी के भी आत्मविश्वास को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। और उनके साथ ऐसा ही हुआ। इस तुलना ने उनके अंदर एक ऐसी हीन भावना भर दी जिससे वो शायद कभी पूरी तरह उभर नहीं पाईं। कभी नहीं। वो बताती हैं कि सालों बाद जब उन्हें नाम, सम्मान सब कुछ मिल गया, तब भी अगर कोई उनकी लेखकीय उपलब्धियों की तारीफ करता तो वो संकोच से सिमट जाती थी। अरे! उन्हें लगता था कि ये सब बस एक तुक्का है, वो इसके लायक है ही नहीं। ये आज जिसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, उसका एक क्लासिक उदाहरण लगता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, इम्पोस्टर सिंड्रोम। पिता की लगातार तुलना ने उनके मन में ये बात इतनी गहराई तक बिठा दी कि दुनिया की कोई भी तारीफ उस अंदर की आवाज को दबा नहीं सकी जो कहती थी कि तुम काफी नहीं हो। बचपन के ये घाव बहुत गहरे होते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस पिता से उनकी इतनी टक्कर चलती रही, हाँ, वो मानती हैं कि वही पिता उनके अंदर कई रूपों में जिंदा है। ये कैसे? मतलब अगर किसी से इतनी टक्कर हो तो इंसानों से दूर भागना चाहेगा, ना कि उसे अपने अंदर पाएगा। यही तो इस रिश्ते की जटिलता है।
वो कहती हैं कि पिता उनके अंदर कहीं कुंठाओं के रूप में है, कहीं उनकी बातों की प्रतिक्रिया के रूप में, और कहीं परछाई के रूप में। हाँ, कहीं बस एक परछाई के रूप में। उन्हें अपने पिता का वो शक्की स्वभाव भी अपने अंदर नजर आता है, जो अपनों से मिले धोखे के बाद पैदा हुआ था। वो मानती हैं कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपनी विरासत से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। हमारा अतीत हमारी जड़ों में बहुत गहरे बैठा होता है। तो एक तरफ घर के अंदर ये मनोवैज्ञानिक कश्मकश चल रही थी, लेकिन घर के बाहर तो पूरा देश ही एक तूफान से गुजर रहा था। जी। उस माहौल का उन पर क्या असर पड़ रहा था, क्योंकि उनके पिता तो राजनीतिक बहसों में काफी रुचि लेते थे। हाँ, और ये उनके पिता का एक कह सकते हैं प्रगतिशील पहलू था। अच्छा। जिस उम्र में लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई और खाना बनाना सिखाया जाता था, उनके पिता जोर देते थे कि मन्नू रसोई से दूर रहें। वो रसोई को भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना, ये शब्द ही अपने आप में एक विद्रोह है। बिल्कुल, जहां प्रतिभा जलकर राख हो जाती है। वो चाहते थे कि मन्नू घर में आने वाले राजनीतिक लोगों के बीच बैठे देश में क्या हो रहा है ये समझे। लेकिन इस आजादी की भी एक सीमा थी। हाँ, एक सीमा थी। असली मोड़ तो तब आया जब 1945 में 10वीं पास करके वो कॉलेज गईं और उनकी मुलाकात हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। शीला अग्रवाल, लगता है यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक बहुत बड़ा मोड़। शीला अग्रवाल ने सिर्फ उन्हें साहित्य पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि साहित्य पर बहस करना सिखाया। उन्होंने शरद, प्रेमचंद की दुनिया से निकालकर उन्हें जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल जैसे लेखकों से मिलवाया, जो समाज के बने बनाए मूल्यों पर सवाल उठा रहे थे। एकदम। तो उन्होंने सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि सोचना और सवाल करना सिखाया। और उससे भी बड़ी बात ये कि उन्होंने मन्नू को घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश को समझने की जगह देश के हालातों में एक सक्रिय भागीदार बना दिया। एक्टिव पार्टिसिपेंट। हाँ, उनकी जोशीली बातों ने, जैसा मन्नू खुद लिखती हैं, रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। वाह, खून को लावे में बदल दिया। और यहीं से पिता के साथ असली टकराव शुरू हुआ होगा, है ना? बिल्कुल, क्योंकि पिता की दी हुई आजादी की सीमा घर की दहलीज थी। घर की दहलीज तक। घर में बैठकर बहसें सुनना ठीक था, पर हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती और लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की, ये उनकी सारी आधुनिकता पर भारी पड़ रहा था। और मन्नू भंडारी के लिए किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना तो मुश्किल हो रहा होगा। हाँ, वो लिखती हैं, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना। मतलब अब वो रुकने वाली नहीं थी। नहीं। इसी दौर की 2 घटनाएं उनके पिता के विरोधाभासी चरित्र को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। हाँ, बहुत दिलचस्प है वो। पहली तब हुई जब कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिता को खत लिखकर बुलाया। हाँ, खत में लिखा था कि मन्नू की गतिविधियों के कारण क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ये पढ़कर तो पिताजी आग बबूला हो गए होंगे। बिल्कुल, ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, ये सोचते हुए वो गुस्से में भन्नाते हुए कॉलेज गए। लेकिन जब लौटे तो चेहरा एकदम बदला हुआ था। गुस्से की जगह गर्व था। बिल्कुल, वो इतने खुश और गर्व से भरे हुए थे कि मन्नू को, जो डर के मारे पड़ोस में छिप गई थीं, यकीन ही नहीं हुआ। तो हुआ क्या था कॉलेज में? हुआ ये कि प्रिंसिपल ने शिकायत करते हुए कहा, कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। मन्नू के एक इशारे पर सारी लड़कियां क्लास छोड़कर बाहर आ जाती हैं। अच्छा। ये सुनते ही पिता का सारा गुस्सा पिघल गया। वो घर आकर बड़े गदगद स्वर में कह रहे थे, मैंने प्रिंसिपल से कह दिया कि ये तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। कमाल है। तो एक अथॉरिटी फिगर से बेटे की ताकत की तारीफ सुनकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हाँ, लेकिन समाज के दूसरे लोगों की राय से भी क्या उन्हें इतना ही फर्क नहीं पड़ता था? कोई तो होगा जिसे ये सब पसंद नहीं आया होगा। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और यहीं से दूसरी घटना सामने आती है। बताइए। आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में एक हड़ताल हुई। शहर के मुख्य चौराहे पर भाषणबाजी हुई, जिसमें मन्नू ने भी भाषण दिया। ठीक है। उसी शाम उनके पिता के एक निहायत दकियानूसी दोस्त घर आए। तो जाहिर है उनके उस दोस्त ने घर आकर कुछ मान मर्यादा और घर की इज्जत पर लेक्चर दिया होगा। बिल्कुल यही कहा। वो तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारा दिन गुस्से में भभकते रहे। क्या कहा उन्होंने? बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं हुई। रात में जब मन्नू घर लौटी तो वहां पिता के एक और मित्र बैठे थे,
शहर के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबालाल जी। अच्छा। उन्होंने मन्नू को देखते ही बड़ी गर्मजोशी से कहा, अरे मन्नू आओ, मैं तो तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अरे वाह। और फिर पिताजी से कहा, क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? यू हैव मिस समथिंग। और ये सुनते ही पिताजी का गुस्सा फिर से गर्व में बदल गया होगा। एकदम। डॉक्टर साहब तारीफ करते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। एक ही दिन में एक ही घटना पर दो बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएं। हाँ। तो इन घटनाओं का मतलब क्या है? वो असल में क्या चाहते थे? मनु भंडारी खुद इस सवाल को उठाती हैं। उनके पिता दो ध्रुवों के बीच जी रहे थे। दो ध्रुवों के बीच? हाँ। एक तरफ उनमें अपनी बेटी को विशिष्ट बनाने की जबरदस्त इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे समाज में उसका नाम हो, लेकिन दूसरी तरफ अपनी सामाजिक छवि को लेकर वो उतने ही सतर्क थे कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, और ये सिर्फ भंडारी जी के पिता की कहानी नहीं लगती। उस दौर के कई पढ़े लिखे भारतीय पिताओं की यही कश्मकश रही होगी। सही कहा कि बेटी आगे तो बढ़े पर हमारी खींची हुई लकीर के अंदर ही रहे। आपने नब्ज पकड़ ली। उनके पिता उस दौर के ट्रांजिशनल मैन का बेहतरीन उदाहरण है। वो बौद्धिक स्तर पर तो आधुनिकता और स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, जहां बेटी की इज्जत घर की चारदीवारी से जुड़ी थी। ये उनके दिमाग और दिल की लड़ाई थी। और ये द्वंद्व आज भी कई परिवारों में दिखता है। बिल्कुल। अंत में कहानी का ये हिस्सा एक दिलचस्प मोड़ पर खत्म होता है। मई 1947 में शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। हाँ, लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। और इसके बाद मन्नू और उनकी दो सहेलियों का भी 3rd ईयर में एडमिशन रोक दिया जाता है। लेकिन वो चुप नहीं बैठती। उन्होंने फिर से आंदोलन किया होगा। उन्होंने बाहर रहकर इतना हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को हार माननी पड़ी और अगस्त में 3rd ईयर की क्लासें फिर से शुरू करनी पड़ी। तो ये उनकी पहली बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी और वो जीत गई। हाँ, ये उनकी एक बहुत बड़ी और व्यक्तिगत जीत थी। लेकिन अगस्त 1947 ये महीना तो इतिहास में किसी और ही वजह से दर्ज है। बिल्कुल। वाह। और मन्नू भंडारी बहुत खूबसूरती से इस बात को लिखती हैं कि उनकी ये व्यक्तिगत जीत देश को मिलने वाली एक बहुत बड़ी खुशी के सामने फीकी पड़ गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि। हाँ, 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी के सामने उनकी अपनी खुशी जैसे बिला गई। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा लड़ते हैं, अक्सर उन्हीं की सबसे गहरी छाप हम पर होती है। सच है। ये हमें ये भी सोचने को कहती है कि हमारे माता पिता के जो अंतर विरोध होते हैं, उनकी अधूरी महत्वाकांक्षाएं, वो हमें किस तरह आकार देती हैं। हमारे कितने फैसले उनकी प्रतिक्रिया में होते हैं और कितने उनकी परछाई बनकर। बिल्कुल। और क्या हम कभी सच में समझ पाते हैं कि हमारा स्वयं कितना मौलिक है और कितना हमें विरासत में मिला है?